हेलो क्लास, वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। ये हेल्पफुल रहेगा फॉर आईसीएसई सीबीएसई स्टूडेंट्स एंड फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेई एंट्रेंस एग्जाम एंड नीट एग्जाम। ठीक है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने इंग्लिश में मैंने समझाया था ये वाला। तो इस वाले लेक्चर में मैं हिंदी में समझाऊंगी। ठीक है, तो जिन बच्चों को हिंदी में इजी लगता है समझने में वो ये वाला लेक्चर देख सकते हैं, और जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है वो इसके पहले मैंने इंग्लिश का अपलोड किया है, तो अब वो आप चेक कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले वर्क, वर्क किसे कहते हैं? हम जनरली सोचते हैं कि हमने कुछ ऐसा काम किया हो जिससे हमें हम थक गए हो या हम टायर्ड फील कर रहे हो, तो हम उसे वर्क कहते हैं। सपोज मैं धूप में खड़ी हूँ, मैं 10 मिनट तक धूप में खड़ी हूँ और मुझे पसीना आ रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है मैं टायर्ड हो गई हूँ, मैं फैटिक हो गई हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं मैंने कोई काम किया है। या मैं धूप में एक भारी सा सूटकेस लेके खड़ी हूँ, उसको मैंने उठा के रखा है, मैंने, ये मैं हूँ, और एक यहाँ पे एक लगेज है और इस लगेज को मैंने उठा के रखा है ऐसे अपने हाथों से। 10 मिनट तक खड़ी हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत सारा काम कर लिया है। पर नहीं, फिजिक्स के लैंग्वेज में हम उसे वर्क डन नहीं कहते हैं। फिजिक्स के लैंग्वेज में जब कभी भी डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैंने उसे फोर्स अप्लाई किया है। सपोज अगर मैंने वो बैग लेके मैं यहाँ पे दूसरी जगह ट्रेवल कर लिया, तब मैं बोलूंगी कि हाँ मैंने कुछ काम किया है इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो अकॉर्डिंग फिजिक्स में वर्क किसे कहते हैं? व्हेन देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स इज अप्लाइड, वी कैन से दैट वर्क इज डन। अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कौन से डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तब हम कहेंगे वर्क हो रहा है। अगर एक एग्जाम्पल, अ मैन इज पुशिंग अ वॉल, सपोज एक मैन है, एक आदमी है जो वॉल को पुश कर रहा है। अब देखो, आदमी वॉल को पुश करेगा तो वॉल तो नहीं हिलेगा, राइट? तो वो पुश किए जा रहा है, किए जा रहा है, लेकिन वॉल मेरा जहां पे था वो वहीं पड़ा है, वो उसे कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। ठीक है, तब उसको पसीना आ गया, उस वो बहुत थक गया, लेकिन इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स हम क्या कहेंगे? वर्क डन इज जीरो। ठीक है, और अगर वही मैन एक बैग को ऐसे धक्का दे रहा है, मतलब फोर्स दे रहा है इस तरफ, और वो मेरा बैग आफ्टर टाइम टी इस जगह पे पहुंच गया, मतलब उसका एक डिस्प्लेसमेंट हो गया। उस डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से डिनोट कर रही हूँ। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, डिस्टेंस किसे कहते हैं, वो ये मैंने पहले लेक्चर में बताया हुआ है। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है या आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट या व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो लिया हुआ है, अब वो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो तब हम कहेंगे कि नहीं वर्क डन हो रहा है, क्योंकि जो मैंने फोर्स अप्लाई किया है इस बैग के ऊपर, आफ्टर सम टाइम वो बैग का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो बैग मूव हुआ है वेयर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, तब हम क्या कहेंगे कि नहीं वर्क डन हुआ है। अब मेजरमेंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो अब वर्क को हम मेजर कैसे करेंगे? हमें कैसे पता कि मैंने कितना काम किया है? सपोज दो आदमी या दो पर्सन वर्क कर रहा है, तो किसने ज्यादा वर्क किया हमें कैसे पता? तो इसे हम मेजर करेंगे, फर्स्ट जो है वो है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स से, फोर्स की मैग्नीट्यूड से। ठीक है, अगर सपोज एक ने 10 न्यूटन फोर्स किया, एक ने 20 न्यूटन फोर्स किया, और दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ, तो जिसने ज्यादा फोर्स दिया उसने ज्यादा वर्क किया। ठीक है, और सेकेंड है डिस्प्लेसमेंट। अब सपोज दोनों ने सेम फोर्स किया, लेकिन फर्स्ट मैन का डिस्प्लेसमेंट, सपोज वो बैग या ट्रॉली कुछ भी उसने फोर्स अप्लाई किया हो उसके ऊपर, लेकिन अगर उसका डिस्प्लेसमेंट सपोज हो गया 20 मीटर और दूसरे वाले पर्सन का हुआ 10 मीटर, दोनों का फोर्स सेम है, तब वर्क डन किसका ज्यादा होगा? जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, सेकेंड जो है डिस्प्लेसमेंट इट प्रोड्यूसेस। तो वर्क का हम लोग मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है वो है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू एस। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब बॉडी जो है मेरा मूव करेगा फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इन अ ड्यूरिंग इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। सपोज मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, इसी डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा मैं उसे कंसिडर करूंगी। ये आपको और ज्यादा क्लियर होगा इस एग्जांपल में। सपोज मैंने फोर्स अप्लाई किया है इस तरफ, मैं दूसरा इंक का पेन ले लेती हूँ। सपोज फोर्स अप्लाई किया है मैंने इस तरफ, लेकिन इसके वजह से ये इंक्लाइन प्लेन है, तो ऑब्वियसली जो मेरा ये बॉक्स या बैग जो भी है वो मेरा
इस तरफ ही मूव करेगा, तो आफ्टर टाइम टी मुझे बैग यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, लेकिन मेरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस तरफ है, तो मेरे डिस्प्लेसमेंट में इसको कंसीडर करूंगी। तो जो मेरा फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये मैं ए बी को कंसीडर करूंगी, ठीक है। तो ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमें पता है क्या, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे बेस कौन सा है, ये ए बी, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ए सी। बी सी क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो ए बी को मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, ए सी कॉस थीटा। ए सी मेरा क्या हो गया, एस, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, एस कॉस थीटा। तो वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, मुझे चाहिए क्या, ए बी मतलब एस कॉस थीटा, तो वर्क इज इक्वल टू व्हाट, एफ एस कॉस थीटा। इसका मतलब कि अगर मेरा सीधा सीधा उसी डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी एक एंगल थीटा से मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब मेरा जो वर्क डन का एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो एफ एस के जगह एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। तब अब आपको पता है वर्क डन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। आप बोलोगे कैसे, देखो मैंने एक्सप्लेन किया है। वर्क डन जीरो कब होगा, अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तब मैं बोलूंगी वर्क डन जीरो है। मैं एक सामान लेके अपने सिर के ऊपर, मैं एक सामान लेके खड़ी हूँ, या एक कुली अपने सिर के ऊपर सामान लेके वो एक ही जगह पे खड़ा है, वो उसका कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ, तो उसका वर्क डन जीरो। फर्स्ट केस। सेकंड केस, अगर मेरा थीटा 90 डिग्री है, मतलब यही मेरा फोर्स है और ऐसे मेरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, तब देखिए ये वाला एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। तब cos 90 का वैल्यू क्या है, जीरो। तो अगर मैं वर्क डन में वैल्यू पुट करूं, एफ एस तो रह गया, लेकिन cos 90 का वैल्यू का जीरो हो गया। एनीथिंग विच इज मल्टीप्लाइड विद जीरो गिव्स अस जीरो, तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो। अब वर्क डन नेगेटिव क्या हो सकता है, हाँ हो सकता है वर्क डन नेगेटिव, क्योंकि cos 180 का वैल्यू कितना है, -1। अगर मेरा फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, तो ये हो गया क्या, 180 डिग्री। तब cos 180 डिग्री क्या हो गया, -1। ये जनरली होता है जब मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी हमेशा क्या चाहती है, नीचे की तरफ पुल करती है। अगर मैं ऐसे टाइप डिस्प्लेसमेंट हो, तब मेरा इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कब, जब डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फोर्स। अब वर्क डन मैक्सिमम और पॉजिटिव कब होता है, अगर थीटा मेरा 0 डिग्री हो गया, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 1, तब इस टाइम में मुझे वर्क डन मिलेगा मैक्सिमम, और ये वैल्यू हमेशा होगा क्या, पॉजिटिव। अब वर्क का यूनिट क्या, एसआई यूनिट क्या और सीजीएस यूनिट। वर्क का एसआई यूनिट, वर्क मुझे क्या पता, क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स का एसआई यूनिट क्या, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या, मीटर। न्यूटन इंटू मीटर, इसको हम एक नया टर्म बोलते हैं जिसे हम लोग कहते हैं जूल। सीजीएस में फोर्स का यूनिट क्या, डाइन। डिस्प्लेसमेंट का क्या, सेंटीमीटर। तो वर्क का हो गया डाइन सेंटीमीटर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्थ। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन हम निकालेंगे। 1 न्यूटन मतलब क्या, 10⁵ डाइन, ये रिलेशन है। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, और 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये हम सबको पता है। तो 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू डाइन सेंटीमीटर, तो डाइन हो गया 10⁵, और सेंटीमीटर 1 मीटर से सेंटीमीटर करेंगे तो 10⁻²। तो ये हो गया मेरा 10⁻7, मतलब 1 जूल और अर्ग के बीच में रिलेशन क्या हो गया, 10⁻1 जूल इक्वल्स टू 10⁻7 अर्ग, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखेंगे एनर्जी, पावर और सम्स करेंगे हम बहुत सारे। तो मैं एक समरी
सो फिर हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अपना एनर्जी। ओके, सो एनर्जी किसे कहते हैं? एनर्जी मतलब कि हमारे अंदर अगर ज़्यादा एनर्जी, हम कहते हैं ना कि आज मेरी एनर्जी बहुत लो है, उनसे ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा। इसका मतलब एनर्जी इज बेसिकली द कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर आप में एनर्जी ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा काम कर पाओगे, अगर आपकी एनर्जी कम है, लो है, तो आप ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे। तो एनर्जी एंड वर्क, इन दोनों का मतलब इन दोनों का जो फिजिकल, अगर मैं कहूँ कि इन दोनों का अगर मैं फिजिकल उसका मैं यूनिट या डायमेंशन बोलूँ तो सेम है एनर्जी एंड वर्क का। ठीक है, तो वर्क का जो एसआई और सीजीएस यूनिट था, जूल एंड अर्ग, तो वही सेम रहेगा अपने एनर्जी एंड वर्क के लिए भी। ठीक है, सेम यूनिट रहेगा, सेम डायमेंशन रहेगा। एसआई में जूल रहेगा, सीजीएस में अर्ग रहेगा, रिलेशन रहेगा 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। अब नेक्स्ट हम पहले पढ़ेंगे व्हाट इज पावर, फिर मैं आपको बताती हूँ कि वॉट आवर और वॉट किलो वॉट आवर क्या है। पावर मतलब क्या? रेट ऑफ डूइंग वर्क। कोई भी चीज, जब भी कोई भी सेंटेंस में आप देख रहे हो रेट ऑफ, ये वाला वर्ड दिया हुआ है या बाय द रेट, इसका मतलब कि जो पैरामीटर है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसको आपको टाइम से डिवाइड करना है। वर्क बाय टाइम मतलब 1 घंटे में मैंने इतना काम किया, तो हम बोलेंगे कि पावर कितना है, तो हम क्या बोलेंगे, जितना वर्क है उसको हम लोग टाइम से डिवाइड कर देंगे, या एनर्जी को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो पावर मतलब क्या? वर्क बाय टाइम। वर्क का ऐसा यूनिट क्या? जूल। और टाइम का एसआई में भी सेकेंड रहता है, सीजीएस में भी सेकेंड रहता है। तो एसआई में वर्क का यूनिट हो गया जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को वॉट कहा जाता है और इसको डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, कैपिटल डब्ल्यू से। सीजीएस में वर्क को हम लोग अर्ग बोलेंगे और टाइम सेकेंड ही रहेगा, और पावर का यूनिट हो जाएगा क्या? अर्ग पर सेकेंड। पावर को हम वर्क बाय टाइम बोल सकते हैं, एनर्जी बाय टाइम बोल सकते हैं। तो एनर्जी हो गया क्या? पावर इनटू टाइम, राइट? तो एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट? पावर इनटू टाइम। तो अगर मैं पावर को एसआई में लिखूं तो व्हाट लिखूंगी, और टाइम को सपोज मेरी मर्जी कि मैं आवर में कहना चाहती हूँ। सपोज बड़े बड़े जो इंडस्ट्री होते हैं, वहां पे जो मशीन्स हैं, तो उसको अगर हमें पावर निकालना हो या एनर्जी निकालना हो तो हम सेकंड में तो नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वो जो मशीन्स है वो काफी देर तक चलते हैं, तो हम उनको आवर में बताएंगे। तो अगर मैंने टाइम को आवर में एक्सप्रेस किया तो मैं एनर्जी को क्या लिख सकती हूँ? वॉट पर आवर, ये भी एक यूनिट हो सकता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वॉट आवर और किलो वॉट आवर को हम कैसे रिलेट करेंगे अपने एसआई यूनिट के साथ। देखिए, ये क्वांटिटी हम यूज करते हैं, इनको कहा जाता है बिगर यूनिट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, जब हमें बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सप्रेस करनी होती है तब हम ये वाले यूनिट्स यूज करते हैं, वॉट आवर एंड किलो वॉट आवर। 1 वॉट, वॉट का तो मैंने अभी बताया आपको, जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम लोग जूल पर सेकेंड लिखेंगे। यहाँ पे सेकेंड क्या है? मेरा डिनोमिनेटर में। आवर मतलब 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स, तो ये मेरा डिनोमिनेटर में, ये मेरा न्यूमिनेटर में, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और मुझे जूल मिलेगा, और जूल ही मेरा एनर्जी का यूनिट है। इसका मतलब वॉट आवर मेरा एनर्जी का यूनिट हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 60 into 60 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 3600। इसका मतलब 3.6 किलो जूल। हमें क्या पता है? 1 किलो इज इक्वल टू 10⁻3। तो अगर मुझे यहाँ पे एक जीरो और चाहिए तो मैं नीचे 10 से डिवाइड करूंगी, तभी मुझे 3600 मिलेगा। तो ये हो गया 10⁻3, और इसको मैं 10 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो 3.6 किलो जूल, मतलब 1 वॉट आवर। इट्स अ बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी एंड दैट मीन्स 1 वॉट आवर इक्वल्स टू 3.6 किलो जूल। ठीक है, अब किलो वॉट आवर में 1 किलो मतलब 10⁻3, वॉट मतलब जूल पर सेकेंड, और आवर मतलब 3600। यहाँ पे 3, 10⁻3, यहाँ पे 2 मतलब 10⁵। मुझे बीच में अगर पॉइंट लगाना हो इसकी सिमिलरिटी बनाने के लिए तो 10⁶ हो जाएगा, और 10⁶ को हम लोग क्या लिखेंगे? 1 मेगा। 10⁶ मतलब 1 मेगा, तो 3.6 मेगा जूल। तो ये हो गया मेरा बिगर यूनिट्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाएगा कि इसको आपको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ किलो जूल, मेगा जूल, तब आप वैसे एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, अब देखो पावर मैंने क्या बताया था आपको? वर्क बाय टाइम। वर्क हमें क्या पता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसके अभी मैंने ऊपर ही बताया आपको कि वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब पावर इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम, है ना? तो वर्क मेरा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम लोग वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो एक और मेरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया, वो हो गया पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब जो लास्ट टॉपिक है आज का, नहीं ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, ये हो गया हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्या है? ये भी एक पावर का ही यूनिट है।
इसको बेसिकली ज़्यादा करके हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसको यूज़ करते हैं। इसका रिलेशन क्या है, 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वॉट। ठीक है, आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि इसको हॉर्स पावर में आपको एक्सप्रेस करो, कि हॉर्स पावर में मेरा आंसर बताना है, तो जो आपका आंसर आएगा उसको आप 746 से डिवाइड कर दो, तब आपको हॉर्स पावर में मिल जाएगा। हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट टॉपिक जो है आज का वो है डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड पावर। वर्क और पावर के बीच में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले डिफिनेशन लिख देना। सेकंड, एसआई यूनिट मेरा वर्क का जूल है और पावर का वॉट है। वैसे सिमिलरली आप सीजीएस भी लिख सकते हो। और वर्क जो है मेरा टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आपने 2 घंटे में अगर 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया है तभी भी आपका वर्क सेम रहेगा, 10 मिनट में 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया है, अगर फोर्स सेम रहा दोनों साइड में तभी भी सेम वर्क वही रहेगा, वो टाइम के ऊपर नहीं डिपेंड करता। बट पावर वो तो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वहीं पे ये टाइम क्वांटिटी आ रहा है, पर वर्क में तो नहीं आता। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नथिंग रिलेटेड टू टाइम। ठीक है, तो आज का इंपॉर्टेंट अभी एनर्जी एंड पावर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो डेफिनेशन याद कर लेना, इसका जूल और एसआई में जो रिलेशन है वो याद कर लेना, वॉट आवर को जूल के साथ क्या रिलेशन है वो याद कर लेना, 1 वॉट आवर 3.6 किलो जूल, 1 किलो वॉट आवर 3.6 मेगा जूल। पावर का डेफिनेशन याद कर लेना, एसआई एंड सीजीएस यूनिट याद कर लेना। पावर के दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, पावर वर्क बाय टाइम और फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, और हॉर्स पावर का वॉट के साथ क्या रिलेशन है वो भी याद कर लेना, और वर्क एंड पावर के बीच में जो डिफरेंस है वो आप नोट कॉपी में लिख लेना। अब 2 कॉपी बनाना, एक है नोट कॉपी, एक है फॉर्मूला कॉपी। फॉर्मूला कॉपी में जो मैंने बॉक्स में दिया है ना वो सब फॉर्मूला कॉपी में लिखना है आपको, और नोट कॉपी में पूरा लेक्चर आज का जो मैंने पढ़ाया पूरा कंसेप्ट वर्क पावर एंड एनर्जी का वो आप अपने नोट कॉपी में पूरा नोट करना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं सम्स कराऊंगी, बहुत सारे सम्स करवाऊंगी, कुछ मैं 2-3 होमवर्क भी दे दूंगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करो और मुझे बताओ कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, और जो मैं होमवर्क दूंगी वो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।